बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल में बेटा हमने कल स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट, एंड इन द कार्बोहाइड्रेट हमने पहले हेडिंग पढ़ी थी डिफाइन कार्बोहाइड्रेट. द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन वर प्रीवियसली नोन एज कार्बोहाइड्रेट, बट certain carbohydrates do not follow this formula. For example, ramenose and some other molecule which are not carbohydrate are following this formula. For example, acetic acid, formaldehyde. Therefore, this formula was discarded. And now, those compounds which have polyhydroxycarbonyl compound and optically active are termed as carbohydrate, or the compound which on hydrolysis gives this unit, वो compound जो hydrolysis में ये unit देगा इसे carbohydrate कहते हैं. फिर हमने पढ़ा classification of carbohydrate, जिसमें हमने पहला classification पढ़ लिया on the basis of hydrolysis. On hydrolysis, how many further units they decomposes, and modern name is saccharide. So first one is monosaccharide, that is which can't be further hydrolyzed, they are monosaccharide. Then polygosaccharide, which hydrolyze in few units 2 to 9, further classified, which can be again into tri, tetra, di, tri, tetra. Then polysaccharide, which on hydrolysis can give large number of monosaccharide units, are termed as polysaccharide. Followed by बच्चों अगला क्लासिफिकेशन आया हमारा reducing and non reducing sugars. Those carbohydrate which react with Tollens reagent, Fehling solution, are reducing sugars. And ये भी हम रिएक्शन दिखा देंगे क्या है Tollens Fehling आज. And those which do not react with Tollens and Fehling are non-reducing sugar. Generally, all the monosaccharides are reducing, either their aldose or ketose. कोई monosaccharide है तो reducing है. एंड डाइसैकेराइड पढ़ाया जाएगा कि जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी दोनों लैक्टोज एंड अदर इज माल्टोज, ये दोनों रिड्यूसिंग है, वो भी पढ़ेंगे कैसे. पॉलीसैकेराइड जनरली नॉन रिड्यूसिंग होता है, वो दिखा दिया जाएगा. तो ये हुआ दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर. फिर था थर्ड क्लासिफिकेशन शुगर्स एंड नॉन शुगर्स, जिसमें जो स्वीट इन टेस्ट हैं दे आर शुगर्स, व्हिच आर नॉट स्वीट इन टेस्ट नॉन शुगर. ऑन मोनोसैकेराइड्स आर शुगर्स, और सुक्रोज डाइसैकेराइड है वो भी शुगर है. पॉलीसैकेराइड नॉन शुगर्स होती है. फॉलोड बाय हमने ग्लूकोज पढ़ना स्टार्ट किया था. ग्लूकोज में हमने पहला पढ़ा था कि सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कर दें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाता है, और दिस प्रोसेस कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, क्योंकि शुरू में जो सुक्रोज है वो डी फॉर्म थी और बाद में वो जो उसका सोल्यूशन है वो एल फॉर्म में चेंज हो जाता है. एंड बेटा दिस रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. केमिकल काइनेटिक्स हमारे कोर्स में फर्स्ट ऑर्डर है. ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का क्वेश्चन होता है कि सुक्रोज का इन्वर्जन हो जाना, और इसमें वही फॉर्मूला लगता है K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस 6 वाला. तो यहाँ पे सुक्रोज का इन्वर्जन फर्स्ट ऑर्डर है, उसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज बन जाता है. नेक्स्ट हेडिंग आफ्टर दिस आपने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को हमें असाइन करना है कि व्हाई ग्लूकोज हैज दिस स्ट्रक्चर. तो हमने रिएक्शन पढ़ना शुरू की होंगी. पहली रिएक्शन हमने पढ़ी थी रिएक्शन विद HI, रेड फास्फोरस HI भी लिख सकते हैं. On reacting with HI, it gives normal hexane, N-hexane, which proves that all the 6 carbon in the glucose lies in a straight chain. 6 के 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में आते हैं, और इससे प्रूव होता है that it has carbons in straight chain. Followed by आपने एसिड क्लोराइड से रिएक्शन की होगी या एनहाइड्राइड से, जिस प्रोसेस को आप एस्टेरिफिकेशन कहते हैं, एंड ग्लूकोज फॉर्म्स पेंटाएस्टर, और पेंटाएस्टर बनने से ये प्रूफ होता है इट हैज 5 OH ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप. बोलो यहां तक क्लियर है. नेक्स्ट लिखें रिएक्शन विद बेटा एल्डिहाइड ग्रुप जब आप पढ़ोगे तो देखेंगे एल्डिहाइड कीटोन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं. तो ग्लूकोज वो कार्बोनिल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन शो कर सकता है. दैट मींस उसमें कार्बोनिल है और फिर टॉलेंस रिएजेंट से फेलिंग सॉल्यूशन से करता है, तो इसका मतलब एल्डिहाइड भी है. ठीक है, लिख लीजिए. पहले आप कर लीजिए रिएक्शन विद, सीधा ही कार्बोनिल पे ही आ जाता हूं मैं. चलो रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट, रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट. ठीक है,
डैश के लिखिए, it reduces Tollens reagent into silver mirror. It reduces Tollens reagent into silver mirror. ये टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है सिल्वर मिरर में, टॉलेंस रिएजेंट इनटू सिल्वर मिरर। बच्चों ये ग्रुप है ग्लूकोज का जिसमें CHO है और इसके बाद CHOH है 4 बारी और फिर है CH2OH और टॉलेंस रिएजेंट है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO2 और इस रिएक्शन के बाद हमें यहाँ सिल्वर का प्रेसिपिटेट मिल जाता है और ये COO नेगेटिव यानी ऑक्सीडाइज होकर सॉल्ट में चेंज हो जाएगा और ये जो प्रेसिपिटेट आया है इससे प्रूफ होता है कि यहाँ जो कार्बोनिल है वो एल्डिहाइड है या कार्बोनिल ग्रुप इसमें एक है। तो टॉलेंस रिएजेंट की रिएक्शन से प्रूफ होता है क्योंकि ये टॉलेंस वाली रिएक्शन जनरली एल्डिहाइड्स ही देते हैं या कीटोन भी देता है यहाँ पे दो, तो इट प्रूव्स इट हैज कार्बोनिल ग्रुप, it proves it has carbonyl group. ठीक है, अब अगली वाली रिएक्शन जरा थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो वो 2 सेंटेंस रट लीजिएगा। देखिए क्या है, समझ में ये देर में आएगा लेकिन ये 2 सेंटेंस आप रटिएगा। फिर अगर हम ना ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर दें with mild oxidizing agent like Fenton's reagent. Fenton's reagent क्या होता है? It is FeSO4 and H2O2 ये ले लें या इसके अलावा हम ब्रोमीन वाटर ले लें, ब्रोमीन एंड HNO, ब्रोमीन एंड वाटर, ब्रोमीन वाटर ले लें, तो ग्लूकोज जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाता है इस एसिड में। ठीक है, एंड ऑब्वियसली ये ग्लूकोज से बना हुआ एसिड है तो ग्लूकोनिक एसिड कहलाएगा। तो यहां ये बन गया ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, अब चाहे हम ग्लूकोनिक एसिड ले लें और चाहे ग्लूकोज ले लें, इट इज ग्लूकोज। ठीक है, और इसकी इन दोनों में किसी की भी रिएक्शन अगर हम कर दें विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से, विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो ये एक एसिड बनता है विच इज नोन एज सैक्रिक एसिड। ये वाला एसिड बनता है बच्चों और दिस एसिड इज नेम्ड एज सैक्रिक एसिड, SACCHRIC, सैक्रिक एसिड। तो इन 2 रिएक्शन से ये प्रूफ होता है कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड है और एक प्राइमरी अल्कोहल है। इन दोनों रिएक्शन से क्या प्रूफ होता है? ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड है और एक प्राइमरी। तो पहले तो समझने की जगह रटो, रटना क्या है? When glucose is oxidized with, ध्यान से सुनो, when glucose is oxidized with Fenton's reagent and Fenton's reagent followed by nitric acid, then saccharic acid is okay, and glucose directly on oxidation gives saccharic acid. By these 2 reaction it proves that glucose has 1 carbonyl group, aldehyde group and 1 acid group, primary alcohol. अच्छा, अब जो बच्चा समझना चाहे वो समझने की कोशिश करना क्या कह रहे हैं बच्चों। ये जो नाइट्रिक एसिड होता है ना, नाइट्रिक एसिड, ये प्राइमरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है और एल्डिहाइड को भी। ये किसे ऑक्सीडाइज कर सकता है? प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड दो को ऑक्सीडाइज कर सकता है। पॉइंट समझ में आया? ग्लूकोज को जब हमने नाइट्रिक एसिड से किया तो इसमें 2 COH आ गए, 2 COH आ गए, यानी कोई 2 ग्रुप ऑक्सीडाइज हुए। हो सकता है दोनों प्राइमरी अल्कोहल हो, क्योंकि ये तो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, और हो सकता है दोनों ही एल्डिहाइड हो, और हो सकता है एक प्राइमरी एक एल्डिहाइड, एक प्राइमरी अल्कोहल एक। समझ में आया? तो अभी इस रिएक्शन में 3 पॉसिबिलिटी हमारे दिमाग में आ गई कि ग्लूकोज ऑक्सीडेशन पे जब सैक्रिक एसिड देता है नाइट्रिक एसिड के साथ, और नाइट्रिक एसिड क्या कहता है बेटा? नाइट्रिक एसिड कहता है कि हमने प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड दो को ऑक्सीडाइज कर दिया है। हो सकता है इसमें दोनों प्राइमरी अल्कोहल हो सकता है दोनों एल्डिहाइड हो, और हो सकता है एक अल्कोहल और एक एल्डिहाइड। यहां तक समझ में? अब हमने इस रिएक्शन की जगह पहले फेंटन्स रिएजेंट से किया। ये जो फेंटन्स रिएजेंट है ये थोड़ा माइल्ड या घटिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करता,
ये सिर्फ एल्डिहाइड को करता है। तो जब फेंटन्स रिएजेंट से ऑक्सीडाइज किया और बन गया ग्लूकोनिक एसिड, तो फेंटन्स रिएजेंट की ऑक्सीडेशन में सिर्फ एक COH आया। इससे प्रूफ हो गया, क्योंकि ये तो सिर्फ एल्डिहाइड को करता है, तो इससे प्रूफ हो गया एक एल्डिहाइड। समझ में आया? एक एल्डिहाइड प्रूफ हो गया। और जब इसको दोबारा नाइट्रिक एसिड से कराया गया तो एल्डिहाइड तो बचा ही नहीं, क्योंकि एल्डिहाइड तो फेंटन्स रिएजेंट पहले ही ऑक्सीडाइज कर चुका है। तो वो जो दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा है वो कौन है? प्राइमरी अल्कोहल। पॉइंट समझ में आ गया? इज इट क्लियर? तो इन दो रिएक्शन से ये बात पता चलती है कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड है और एक प्राइमरी अल्कोहल है। ग्लूकोज हैज वन एल्डिहाइड ग्रुप एंड वन प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है? ऐसे ग्लूकोज की NH2OH से करते हैं तो ऑक्सीन्स बनती हैं, तो यहाँ ऑक्साइन्स या ऑक्सीन्स बन जाएंगी। ठीक है? मतलब ग्लूकोज में एल्डिहाइड प्रूफ करने की और भी रिएक्शंस हैं कि हमने NH2OH से कर दें, ऑक्साइन बनेगी। एक बार बना के दिखा दे रहे हैं अभी, बेटा दूं से। बेटाओ, मुझे लगा अभी आप कह रहे हो, रुको। चलिए, एक ग्लूकोज की कार्बोनिल ग्रुप है, इस बात को प्रूफ करने के लिए एक और रिएक्शन है। क्या है? कि इसकी NH2OH से कर दो, NH2OH। इससे करने पे ये वाटर निकल जाता है और वाटर निकलने से ये चीज बनता है और इसे कहते हैं ऑक्साइन्स या ऑक्सीन्स कह देते हैं। तो इट इज दिस वन, दैट इज ग्लूकोज OXIME। तो ये जो रिएक्शन है ऑक्साइन बनना, ये सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन का कैरेक्टर है। तो इस रिएक्शन से भी पता चला ग्लूकोज में कार्बोनिल है। ठीक है? तो ग्लूकोज में क्या है? ग्रुप कार्बोनिल। और कार्बोनिल एल्डिहाइड है, ये कैसे पता चला? कार्बोनिल जो है वो एल्डिहाइड है, ये कैसे पता चला? आप कह सकते हो फेंटन्स रिएजेंट से रिएक्ट करके एसिड बना है, तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड ही है। फिर हमने टॉलेंस रिएजेंट से भी एसिड बना, तो वो एल्डिहाइड। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ठीक। तो ग्लूकोज में अल्कोहल प्रूफ हो गए, एल्डिहाइड भी प्रूफ हो गए, यहां तक कोई दिक्कत? पूरी चीजें प्रूफ हो गई। ठीक है? अब ग्लूकोज का हमें स्ट्रक्चर देखना हुआ कि इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है। वो धीरे धीरे अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे है ग्लूकोज का। देखो बेटा, धीरे धीरे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर तक पहुंचने की कोशिश करिए। ये है बच्चों CH डबल बॉन्ड O, और इसके बाद ये कार्बन है, फिर ये CH2OH है। बच्चों यहां मैंने लगाया है OH, यहाँ H। आपको इसका नाम मालूम है ये क्या है? ये जो कंपाउंड मैंने आपको बना के दिखाया ये कौन है? ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है। ग्लिसरॉल का एल्डिहाइड ग्लिसरॉल्डिहाइड है। और इसी की एक मिरर इमेज मैंने बनाई है और इसमें यहाँ पे OH बनाया है, यहाँ पे H। बोलो समझ में आया क्यों? ये वाला कार्बन कायरल कार्बन है और इस कायरल कार्बन की वजह से दो आइसोमर बन सकते हैं, एक D फॉर्म और एक L फॉर्म। ये D फॉर्म मान लीजिए, ये L फॉर्म। जनरली हम D किसे कहते हैं? क्लॉकवाइज, जिसमें OH राइट हैंड साइड होता है उसे D कहते हैं। तो ये H से OH लाइट मान लेते हैं, ये D फॉर्म है, और लेफ्ट हैंड साइड को आप L फॉर्म मानते हैं। जब OH लेफ्ट हैंड साइड हो तो L फॉर्म और D। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो नाम रखा जाता है इसको कैपिटल D से लिखते हैं, D ग्लिसरल डिहाइड, और ये L ग्लिसरॉल्डिहाइड है। ठीक है? अब समझिएगा अगला पॉइंट, अब समझने की कोशिश करिए अगला पॉइंट। इसमें एक और कायरल कार्बन आया। अभी तो 3 ही कार्बन है और ग्लूकोज में 6 कार्बन है, वहां पर जाना है। अगला कायरल कार्बन यानी दूसरा कायरल कार्बन, ये तो पहला कायरल था, वो जो दूसरा कायरल है हम यहां इंट्रोड्यूस करते हैं। कहां इंट्रोड्यूस करते हैं? टॉप से जस्ट एक पहले, टॉप से एक पहले अगला कार्बन। भाई ऐसा ही क्यों कर रहे हैं? टॉप से पहले क्यों कर रहे हैं? जिससे कि हम कायदे से गिनते जाएं, आइसोमर आराम से बन जाए हमारे। तो हमने अगला कायरल कार्बन जब इंट्रोड्यूस किया तो ये दो तरीके से हो सकता है। बोलो बच्चों, क्या समझ में आया? नहीं आया? अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, एक सेकंड रुको। ये चीज हुई अगले कायरल कार्बन। बेटा पहले मैंने अभी जानबूझ के कुछ छोड़ दिया है समझाने के लिए। वेरी गुड। यहां पे ये जो अगला कायरल कार्बन आया है, ये वाला, जिसे मैंने थोड़ा बोल्ड करके बना दिया है, जे वाला जो कायरल कार्बन आया है,
इस कायरल में भी तो HOH लगा है, एक बारी लेफ्ट में और एक बारी राइट में। तो एक बारी मैंने यहाँ OH लगा दिया और एक बारी मैंने यहाँ OH लगा दिया। बोलो समझ में आया? अब जरा ध्यान से देख के बताइएगा, क्या ये अभी भी डी फॉर्म है? अभी हमने डी कहा था ना इसे, तो हो सकता है एल, वेरी गुड, हो सकता है कुछ और, वेरी गुड। देखिए क्या है पॉइंट, समझिएगा। अभी भी हम इसको जो लिखेंगे नाम, वो लिखेंगे कैपिटल डी, फिर ब्रैकेट, फिर जो भी इसका नाम है, ये 4 कार्बन का है, वॉट एवर इट्स नेम, जो भी इसका नाम है, तो वो नाम आगे आ जाएगा। तो कैपिटल डी लिखा जाएगा, इसमें भी लिखा जाएगा कैपिटल डी, और इसके बाद ब्रैकेट, फिर इस ब्रैकेट में क्या आएगा? इस ब्रैकेट में प्लस फॉर्म आ सकती है, माइनस भी आ सकती है। फिर से सुनना क्या है, एक्चुअली में ये हमने माना है ग्लिसरल्डिहाइड इन सबका पेरेंट है। ग्लिसरल्डिहाइड को क्या मान लिया? जितने भी कार्बोहाइड्रेट है सबका बाप ही है, ठीक है। तो ग्लिसरल्डिहाइड को पिताजी मानते हुए, ठीक है, ये कहा गया कि आखिरी से पहला वाला कार्बन जे बापूजी का ही है, ठीक है। ये किसका है? बापूजी का, कहने का मतलब पेरेंट का, ठीक है। ये डी ग्लिसरल्डिहाइड के मेंबर्स हैं। यहां पे OH इधर था ना, तो अब जितने भी इधर के प्रोजेनी बनेंगे, इधर के सब डी ग्लिसरल्डिहाइड के होंगे। और यहां पे भी अगला कार्बन जैसे ही कायरल लिखेंगे, जरा ध्यान से देखना, ये रहा अगला कायरल कार्बन, और ये रहा OH, ये रहा CH2OH, ये रहा अगला कायरल कार्बन, ये रहा OH, ये रहा H, ये रहा CH2OH। का आपको फिर समझ में आ गया? मैंने दो कार्बन थोड़ा थोड़ा छोड़ दियो, ये नया वाला कायरल कार्बन आया, इस नए वाले में एक बारी OH इधर आएगा और एक बारी OH इधर आएगा। बोलो यहां पे समझ में आया? लेकिन जब इन दोनों महाशय का हम नाम लिख रहे होंगे तो कैपिटल L लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, कैपिटल L लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर नाम लिखेंगे। समझ में आता है? ये जो कैपिटल लेटर है ना, कैपिटल, ये कैपिटल लेटर बापू के, बापू कहने का मतलब आखिरी से एक पहले वाले कार्बन का ओरिएंटेशन बता रहे हैं। आखिरी से एक पहले वाले कार्बन का ओरिएंटेशन किसका ओरिएंटेशन है? हमने मान लिया कि ओरिजिनल ग्लिसरल्डिहाइड कौन सा था, डी था या एल, तो ये एल के प्रोजेनी चल रहे हैं, ये डी के प्रोजेनी चल रहे हैं। अच्छा, ये तो आखिरी से पहले का रोटेशन हो गया कैपिटल। अब ये कार्बन भी लाइट घुमा रहा है, ये भी लाइट घुमा रहा है, ओवरऑल लाइट तो कोई रिजल्टेंट से घूमेगी, रिजल्टेंट आएगा ना, दोनों का एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 100% कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सिमेट्री नहीं है ऊपर नीचे, ऊपर एल्डिहाइड है, नीचे अल्कोहल, सिमेट्री तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो लाइट आएगी। या तो ये पूरा कंपाउंड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, या पूरा कंपाउंड लाइट को, अब ये जो पूरे कंपाउंड की हैसियत है वो ब्रैकेट में लिखी हुई है, स्मॉल एल से, अगर स्मॉल एल लिखना होता है उसकी जगह माइनस लिख देते हैं या स्मॉल एल लिख देते हैं। और अगर क्लॉकवाइज दिखाना है, पूरा कंपाउंड लाइट को क्लॉकवाइज दिखा रहा है, तो स्मॉल डी लिख दिया जाता है या प्लस लिख दिया जाता है। बोलो समझ में आ रहा है? पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है, कैपिटल डी या कैपिटल एल किसका ओरिएंटेशन बताता है, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि फिर ये स्मॉल डी स्मॉल एल किसका बताता है। तो आपको समझ में आया? कैपिटल डी क्या बताता है, वो किस ग्लिसरल्डिहाइड सीरीज के मेंबर है, या आखिरी से पहले वाला कार्बन कौन से रोटेशन में है, डी में या एल में, ये बता रहा है। और स्मॉल लेटर्स क्या बता रहे हैं, इसका अपना रोटेशन कौन सा है, इसका अपना कंपाउंड का रोटेशन कैसा है। बोलो क्लियर हुआ? जय, सिंपल सी बात है, जैसे आपने अपना नाम लिखा, व्हाटएवर, मेरा नाम है समीर कुमार जग्गी, ठीक है, तो इसमें जो जग्गी वर्ड है वो मेरा फैमिली नेम चला आ रहा है, पूरे परिवार के साथ जो चला आ रहा है, और जो मेरा पहला नाम है या जो वर्ड समीर है वो मेरे लिए। पॉइंट क्लियर है? सेम यहां पे है, ये जो कैपिटल है ये परिवारवाद चला आ रहा, मतलब ये परिवार का नाम है। परिवार कहने का मतलब आखिरी से पिछला कार्बन इसी में होगा, और इनके पूर्वज जिन्हें माने गए हैं वो आखिरी से पिछला कार्बन ये। और ये जो पड़ोस में ब्रैकेट में लिखता है स्मॉल लेटर में, वो क्या है, वो इनके बारे में, मतलब ये पूरा कंपाउंड लाइट कहां रोटेट करेगा वो स्मॉल लेटर से है। तो इनकी असलियत स्मॉल लेटर से लिखी जा रही है और कैपिटल लेटर से लिखी जा रही है आखिरी से पहले वाले कार्बन का रोटेशन। बोलो क्लियर है? ये दो कंपाउंड आपस में कहलाते हैं जनरली इपीमर्स। ये वाले दो कंपाउंड क्या कहलाते हैं? इपीमर्स। व्हाट आर इपीमर्स? अगर कभी
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सिर्फ ऊपर से दूसरे कार्बन यानी इस कार्बन के रोटेशन में अंतर है और बाकी पूरे कंपाउंड के रोटेशन एक जैसा है, तो वो दोनों चीजें क्या कहलाएंगी? इपीमर्स। अगर कभी किसी दो कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो और एक कायरल कार्बन में इन दोनों की एक्टिविटी अलग हो, बाकी सब में सेम हो, तो वो दो चीजें क्या कहलाएंगी? इपीमर्स। if two different compounds differ in optical activity of single carbon, मतलब एक से ज्यादा कार्बन है जो ऑप्टिकल एक्टिव है, 4-5 ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन है, लेकिन उन दो कंपाउंड में 4 में से 3 की ऑप्टिकल एक्टिविटी सेम है, सिर्फ एक कार्बन की ऑप्टिकल एक्टिविटी अंतर है, देन दे आर नोन एज इपीमर्स। तो इपीमर्स क्या है? व्हेन आइसोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज डिफर ओनली इन वन कार्बन while other chiral carbon has same। बोलो यहां तक क्लियर है? अब बताओ बेटा, अभी कितने कायरल कार्बन है? अभी कितने हैं? दो कायरल कार्बन है तो 4 कंपाउंड कितने? 1 2 3 4। समझ में आया? एक कायरल था तो कितने थे? 2। एक कायरल कार्बन था तो 2 कंपाउंड, 2 हुए तो 4, है ना? ऐसे तीसरा कायरल कार्बन यहां लगाऊंगा, 8 हो जाएंगे हीरो। 6 कहां से आया? सबका दुगना नहीं करेगा? तो तीसरा कायरल कार्बन जैसे ही लगाऊंगा 8 हो जाएंगे। यहां पे 2 बढ़ेंगे, यहां 2 बढ़ेंगे, यहां 2 बढ़ेंगे, यहां 2 बढ़ेंगे, और उस 8 में से 4 कैपिटल डी के होंगे और 4 कैपिटल। यहां तक समझ में आया? अच्छा, फिर जब चौथा कायरल कार्बन लगाऊंगा तो 16 हो जाएंगे। समझ में आया? जब चौथा कायरल कार्बन लगाऊंगा तो कितने हो जाएंगे? 16। 16 में से 8 डी वाले और 8 एल वाले। यहां तक समझ में आया? वो जो 16 होंगे ना, उन 16 में से एक भाई साहब ऐसे हैं, CHO CHOH COH और फिर यहां C, बोलिए जे जो जे एक बनाया है मैंने, एक ऐसे 15 और होंगे। अब जरा ध्यान देना, 15 में क्या अंतर होगा? जो 16 है हमारे, 16 में से 8 में इस नीचे वाले कार्बन में OH इधर होगा और 8 में OH उधर होगा। समझ में आया? अब उन 8 में जिनमें OH इधर है, उसमें फिर 4 में OH इधर होगा और 4 में OH उधर होगा। समझ में आया? अब उन 4 में फिर 2 में OH इधर होगा, 2 में OH इधर होगा, और उन 2 में ये एक है जिसका OH इधर है, दूसरे वाले का OH उधर होगा। इसका नाम ग्लूकोज। समझ में आया? मतलब कहने का मेरा ये है, अगर तुमने एक भी OH उधर बना दिया, मतलब इससे गलत बना दिया, तो वो ग्लूकोज नहीं है, कोई और है। होगा कार्बोहाइड्रेट ही, लेकिन ग्लूकोज नहीं होगा। ग्लूकोज वाली प्रॉपर्टी या ग्लूकोज वाली बात उसमें नहीं। इसी को ग्लूकोज कहते हैं। अच्छा, याद रखने का तरीका बड़ा आसान है इसका। भैया हमारा इंडियन सिस्टमोलॉजी एक ही है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, खत्म। नहीं, कुछ नहीं। आपको क्या कह रहा हूं उसे सुनो, जल्दबाजी मत किया करो। सारे ऑक्सीजन राइट में रखने, सारे ऑक्सीजन राइट में रखने, तीसरे वाले को छोड़ के, पहला दूसरा तीसरे वाले का लेफ्ट, 3 तिगाड़ा कम बिगाड़ा। इसका ऑक्सीजन यहां रखना है, बाकी सब इधर OH 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 OH, ये भी वो इधर, ये भी वो इधर, ये भी ये तीसरा वाला उधर, 3 तिगाड़ा कम बिगाड़ा, याद कर ले। अरे क्या हो गया भाई? भाई वही हम कहते हैं ना सेकंड, तो कुछ बच्चे हाथ उठाते हैं, ये भी हाथ उठा लेता है कई बार, फिर हम इससे कहते हैं तू सेकंड कैसे? सर नीचे से भी तो सेकंड होता है, इसीलिए कह रहे जहां से भी तो तीसरा गिन सकता है। भाई तुझे अगर गिनना है नीचे से गिनना, तो चौथा गिन लो। समझ में आया? क्योंकि थोड़ा सा तो अंतर आ ही जाएगा ना, तू अपने हिसाब से गिन रहा है, हम जनरल के हिसाब से बता रहे हैं। बट इट इज अ केमिस्ट्री, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज प्रेजेंट एंड यू आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सेप्शन। है नहीं? मतलब वो पिक्चर बनाई गई है तुम्हारे ऊपर, तो
तुम्हारे तुम्हारे जैसे लोगों के ऊपर तो उसमें डायलॉग रखेगा तुम्हें देख के, तो बोले ये ब्रेन सबसे महंगा बिकेगा मार्केट में। बताओ, है ना, कह रहा बाकी दो कौन है, एक तो मैं हो गया, है ना। चलो, तुम्हारी तरफ देख रहा, दूसरा अपने आप कह रहा, मैं समझ गया, मुझे एक्सप्लेन मत करो। बोलो भैया ग्लूकोज क्लियर है, बना लिए, जल्दी बनाओ। ओए सोनीगढ़, हाँ तो देखो अभी ध्यान दो। डन। नेक्स्ट, अब बच्चों साइंटिस्ट ने स्ट्रक्चर भी प्रूव कर दिया, ग्लूकोज भी बन गया, एवरीथिंग ओके, वेरी गुड। ये 4 कायरल कार्बन भी हो गए, वेरी गुड। पता है अब इसके बाद प्रॉब्लम क्या आ गई साइंटिस्ट के सामने? बेटा जब साइंटिस्ट सब प्रूव कर बैठे, सब कुछ हो गया सही कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, सीधे लगे हैं, OH 5 है, एक एल्डिहाइड है, सब प्रूफ हो गया, रिएक्शन भी प्रूफ हो गई। फिर ग्लूकोज की एबनॉर्मेलिटीज आई। पहली एबनॉर्मेलिटी ग्लूकोज की, मतलब कई सारी थी, अभी मैं 2-3 ही मुझे ध्यान है, मैं वो बता रहा हूं। पहली एबनॉर्मेलिटी बच्चों, एक एल्डिहाइड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है NaHSO3 से, मतलब NaHSO3 अगर किसी कंपाउंड से रिएक्ट करके सॉलिड बना रहा है तो गारंटेड वहां कार्बोनिल है, ठीक है। ग्लूकोज NaHSO3 से रिएक्ट नहीं करता। एल्डिहाइड का एक टेस्ट होता है कि अगर कहीं एल्डिहाइड मौजूद है तो वो शिफ्ट रिएजेंट के साथ पिंक कलर देता है। मतलब शिफ्ट रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जो कलरलेस है, वो रोजेनिन हाइड्रोक्लोराइड सोल्यूशन होता है, SO2 पास करके उसका रंग हटा देते हैं, तो वो कलरलेस है। लेकिन जैसे ही एल्डिहाइड उसमें डालते हैं वो दोबारा पिंक कलर का हो जाता है। तो एल्डिहाइड का एक टेस्ट क्या है, शिफ्ट रिएजेंट के साथ वो कौन सा कलर देता है, पिंक कलर। जे एल्डिहाइड है लेकिन ये शिफ्ट रिएजेंट से रिएक्शन ही नहीं कर, ये कलर ही ना दे रहा। समझ में आ रही है परेशानी? साइंटिस्ट ने पहले प्रूफ कर दिया क्या कि इसमें कार्बोनिल है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कार्बोनिल की दे रहा है। फिर ये भी प्रूफ कर दिया वो कार्बोनिल एल्डिहाइड है। बाद में ग्लूकोज भैया कह रहे हैं कि हम तो ये रिएक्शन दे ही नहीं रहे, और ये रिएक्शन नहीं होने का मतलब इसमें एल्डिहाइड है ही नहीं, ये रिएक्शन नहीं हो रही तो कार्बोनिल है ही नहीं। समझ में आया? फिर इन्होंने इसकी जब ऑप्टिकल रोटेशन देखा वो भी हैरान। इसमें 2 तरीके की ऑप्टिकल रोटेशन मिल रही थी, मतलब इन चारों कायरल कार्बन की वजह से एक ऑप्टिकल एक्टिविटी आनी चाहिए। तो ग्लूकोज में +11 भी आ रहा था या 17 आ रहा था, और +117 या 111 भी आ रहा था। मतलब 2 एंगल से लाइट घुमा रहा था। जैसे ही ग्लूकोज को पानी में डालो तो सपोज +11 से घुमा रहा, इस वाली को डाला तो +111, थोड़ी देर रुको तो ये म्यूचुअल 51 या 52 पे आके रुकता था। मतलब थोड़ी देर के बाद वो लाइट 11 की जगह 51 या 57 जो वैल्यू वहां आ जाती है, ये वाली भी यहाँ आ जाती है। तो समझ में ही नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। पहले लाइट इससे घूम रही थी, बाद में इसमें आ गई, इससे घूम रही थी, इसमें आ गई, ये क्या चक्कर है? समझ में आया? तो कहा नहीं भाई, ग्लूकोज 2 स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है, यही वाला ग्लूकोज 2 स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, एक अल्फा और एक बीटा। अब हम ये देखना जी अल्फा बीटा नाटक का, समझ में आया? और इस बात को प्रूव किया साइक्लिक स्ट्रक्चर से हावर्थ ने, ठीक है। हावर्थ स्ट्रक्चर कहते हैं, तो पता नहीं उसने किया नहीं किया, हावर्थ स्ट्रक्चर कहते हैं। हार्वर्ड नहीं है वो यूनिवर्सिटी जो बनी हुई है, हावर्थ स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। तो अगली हेडिंग होगी, आपको समझ में आ गई ना अगली हेडिंग का पर्पस क्या है? अगली हेडिंग का नाम है साइक्लाइजेशन या साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। क्यों दिया गया साइक्लिक स्ट्रक्चर? ग्लूकोज की कई प्रॉपर्टी ओपन स्ट्रक्चर से प्रूफ नहीं हो रही, जो ओपन स्ट्रक्चर से प्रूफ नहीं हो रही वो साइक्लिक से प्रूफ होगी। रेजोनेंस का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ यहाँ, अलग बात है, अभी देखेंगे क्या है। रेजोनेंस नहीं है ये, ठीक है। रेजोनेंस में कभी एटम मूव नहीं करता, इसमें एटम मूव करता है। तो अगली हेडिंग है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, और उसकी नीड क्यों आई वो समझ में आ गया। बिकॉज द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दीज काइंड्स ऑफ बिहेवियर। तो फिर साइंटिस्ट ने कहा भाई प्रूफ तो हम कर ही देंगे, वी इंडियंस वी कैन प्रूव एनीथिंग, ठीक है। तो हो सकता है कि ये ही प्रूव करने को कुछ दे दिया हो इंडियन पुलिस को किसी को, है नहीं? याद आया?
तो प्रूफ तो हम कर ही देते हैं। लाइए देखें कैसे प्रूफ कर। अब क्या हुआ, ग्लूकोज में साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये कहां से आइडिया आया बेतु के साइंटिस्ट को? बेटा जब हम कार्बोनिल पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ाएंगे, एक रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड की कि ये एल्डिहाइड है, ठीक है, और इस एल्डिहाइड की अल्कोहल से रिएक्शन हो जाती है इन एसिडिक मीडियम। ये हम आपको पढ़ाएंगे उस एल्डिहाइड चैप्टर में। और ये जब अल्कोहल से रिएक्शन होती है तो ये कंपाउंड पहले बनता है इधर OH और इधर R, मतलब ये टूटा, एक तरफ OR चला गया और एक तरफ H चला गया, ठीक है, तो ये OR इधर चला गया, ये बन गया, इसे हेमी एसिटल कहते हैं। और ये अनस्टेबल है क्योंकि आप पढ़ चुके हो 2 लोन पेयर वाले ग्रुप और H और अनस्टेबल है। ये फिर एक बार अल्कोहल से रिएक्ट करके OR दोबारा भी बना सकता है एसिटल। फिलहाल ये रिएक्शन होती है और ये रिएक्शन एक पर्टिकुलर पीएच पे होती है, मीडियम जब एसिडिक हो तब होता है। तो यही वाली बात इसको समझ में आ गई हावर्थ को। उन्होंने कहा यार ग्लूकोज कुछ रिएक्शंस एल्डिहाइड की दे रहा और कुछ रिएक्शन एल्डिहाइड की नहीं दे रहा। सोचना, कॉमन सेंस लगाना, ये और ये अगर रिएक्ट कर गए, जब ये और ये रिएक्ट कर गए तो ये बन गया, क्या एल्डिहाइड बचा? एल्डिहाइड तो खत्म हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? नहीं आया अभी भी? उसने क्या कहा कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड भी है और ग्लूकोज में अल्कोहल भी है। उन्होंने कहा हो ना हो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर ले रहे हैं, और जब ये दोनों रिएक्ट कर ले रहे हैं तो एल्डिहाइड खत्म, और जब एल्डिहाइड खत्म तो एल्डिहाइड वाली प्रॉपर्टी नहीं आएगी, और जब ये दोनों रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी आएंगी। तो ग्लूकोज कुछ प्रॉपर्टी एल्डिहाइड की दिखाता है और कुछ प्रॉपर्टी नहीं दिखाता। उसने कहा हर वो रिएक्शन ग्लूकोज की जो एक पर्टिकुलर पीएच के बाद हो रही हो, जिसमें ये दोनों रिएक्ट कर ले रहे हो, उस समय एल्डिहाइड डेड है, एल्डिहाइड है ही नहीं, तो एल्डिहाइड की रिएक्शन नहीं आ रही। और हर वो रिएक्शन जिसमें ये दोनों रिएक्ट नहीं कर रहे हैं अभी, मतलब मीडियम की पीएच कुछ ऐसी है कि अभी ये दोनों रिएक्ट नहीं किए हैं, और जब ये दोनों रिएक्ट नहीं किए, ये खुला एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड की रिएक्शन आ रही। जैसे उन्होंने कहा ना शिफ्ट रिएजेंट के साथ ग्लूकोज कलर नहीं देता, तो उन्होंने कहा लाओ शिफ्ट रिएजेंट। देखो शिफ्ट रिएजेंट डालने से पहले क्या हो रहा है, जब शिफ्ट रिएजेंट ऐड कर रहे हैं तो ये महाशय अपने साइक्लिक स्ट्रक्चर में चले जाते हैं या इनको रिएक्ट करके ये बना लेते हैं। बोले आप बताओ एल्डिहाइड है ही नहीं तो एल्डिहाइड का टेस्ट देगा ही क्यों? समझ में आया? और जब एल्डिहाइड होता है तो एल्डिहाइड का टेस्ट आता है, जब एल्डिहाइड नहीं होता तो टेस्ट नहीं आता। पॉइंट समझ में आया? तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज अब हमें पढ़ना है। पढ़े थोड़े है, 5 ही मिनट है ना, कल करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अभी समझ में आया इतना? ये सबसे टफ पार्ट है इसका बच्चों, आज इतने रख लेना है। ओके ठीक है बेटा, आज इतने रखो। ओके हैव ए नाइस टाइम। बाय।